हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे अपना पॉलिटी सेशंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, डैट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। यहाँ से हर साल क्वेश्चंस जरूर आते हैं। बहुत यूपीएससी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एनडीए में क्वेश्चंस देखे जाते हैं डायरेक्ट, सीडीएस में देखे जाते हैं, सीएपीएफ में, सीआईएसएफ एंड अदर द स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो आज हम इसको एक बार में पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बिफोर स्टार्ट यू शुड कम विद पेन एंड पेपर, क्योंकि इस स्लाइड में सब कुछ तो कवर नहीं है। सो आई विल गिव सम एक्स्ट्रा एडिशंस, सो यू हैव टू कम विद पेन एंड पेपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टोरी जो बिगिन होती है वो होती है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। अब बक्सर का जो बैटल है वो कब हुआ था? ये 1764 में हुआ था। ठीक है, और यहीं पर ही ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है एक। ठीक है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है 1765 में। अब जो 17 से 65, ठीक है, से 17 टू 73 तक, क्योंकि पहला आपका जो एक्ट है वो कंपनी एक्ट्स के नाम से आता है, जो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से आता है। इसके बीच का जो पीरियड है, इसके बीच के पीरियड में डुअल गवर्नमेंट चली थी। कौन सी गवर्नमेंट चली थी? डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? डुअल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी रूल तो करेगी बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। ठीक है, लाइक जैसे कि कंपनी हैड अथॉरिटी बट नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि एक एग्जांपल लेते हैं। एक विलेज में कंपनी रूल कर रही है। ठीक है, तो विलेज में जो भी रिवेन्यू उनका जनरेट हो रहा है, ठीक, वो रिवेन्यू डायरेक्ट कंपनी लेती है। ठीक, कंपनी ने कुछ पर्सन्स को अपॉइंट किए हुए, वो पर्सन्स जो हैं वो इंडियन ही होंगे। ठीक है, एंड दे एक्सप्लॉइट द, जो भी पीजेंट्स होंगे, जो भी विलेज के लेबर्स होंगे, ठीक है, वो एक्सप्लॉइट करती हैं उनका। इन द सेंस कि बेनिफिट तो कंपनी उठा रहा है, ठीक है, लेकिन जो इनके लिए घृणा है, इनके लिए मतलब कि जो रिवेन्यू, जो भी यहाँ के पीजेंट्स हैं, जो भी यहाँ के लेबर्स हैं, वो तो यही समझेंगे ना कि जो इंडियन यहाँ पर जो अपॉइंट हुए हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है उनका एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पर यही मतलब है कि दे कंपनी के पास अथॉरिटी तो है, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इनके वेलफेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द डुअल गवर्नमेंट मीन। समझ में आया? ठीक है, तो ये डुअल गवर्नमेंट जो है इस बीच में चल रहा था। अच्छा, इसी ही जो है ये जो 1765 से लेके 1772 के बीच में यहाँ पर देखा गया कंपनी में बहुत करप्शन हो रहा था, बहुत करप्शन हो रहा है। ठीक, सब प्रॉफिट मोटिव पे काम कर रहे थे, अपने सेल्फिशनेस पे काम कर रहे थे, क्योंकि अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे। जो भी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी स्टाफ था, ठीक है, वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहे थे, तो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, एक्सेसिव रिवेन्यू कलेक्शन, बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कलेक्शन मतलब किया जा रहा था कि एक्सप्लॉयटेशंस एट अ पीक लेवल कह सकते हो। ठीक है, और कंपनी में प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इन द सेंस कि कंपनी जो है बैंकरप्ट हो रही थी। अगर सब अपना सेल्फिश नेचर को फुलफिल करेंगे, सब जो भी ऑफिसर्स है, स्टाफ है, वो मतलब कि प्राइवेटली जो है डील कर रही हैं, प्राइवेटली ट्रेड कर रही हैं, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए, तो कंपनी में कंपनी को बेनिफिट नहीं हो रहा था। प्रॉफिट तो बहुत आ रहा था, बट वो प्रॉफिट जो है कंपनी को नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर करप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। यही डुअल फेज में था, डुअल गवर्नमेंट के बीच में। तब क्या हुआ, उनको जो भी ईआईसी के एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको ये लगा कि क्या नाम है, वी शुड कम विद सम रेगुलेशंस। ठीक है, कुछ रेगुलेशंस के साथ हमें आना चाहिए। तो वहाँ पर सबसे पहला 1773 में दे विल दे केम विद द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आई विल चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, थोड़ा मैं ब्राइट में बढ़ा देता हूँ। ठीक है, हाँ,
तो दे विल कम विद द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब यहाँ से हमारी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं उनकी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये पूरा बैकग्राउंड था कि 1765 से जो स्टार्ट होते होते 1773 तक का क्या जो भी स्टोरी थी आई विल टेल टू यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एक्ट है कंपनी रूल का जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, इसको आप लिखते हुए जाइएगा। तो इसमें सबसे पहला किस चीज़ की बात हुई थी, तो यहाँ पर जो है दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन। भाई हमने बताया ना कि इससे पहले कोई रेगुलेशन तो हो नहीं रहा था। ठीक है, इससे पहले कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल तो नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन, द फर्स्ट एक्टिव स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ द EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ओके, तो ये पहला आपका पॉइंट बनता है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या है कि इट रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये आप लिख लेना, इट रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी बियॉन्ड ट्रेड। मतलब कहने का सेंस ये है कि अभी तक जो EIC है, मतलब जो ईस्ट इंडियन कंपनी है, वो क्या कह के आए थे, मतलब भारत जब आ रहे थे, जब कंपनी आ रही थी तो वो क्या कह के आए थे, वो ये कह के आए थे कि हम ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, हम कॉमर्शियल एंटाइटी बन के आ रहे हैं। यू नो, कॉमर्शियल एंटाइटी मतलब मैं ट्रेड करने के पर्पज से जा रहा हूँ। बट यहाँ पर वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, ये चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस समय उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं की थी, तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया इट रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी बियॉन्ड ट्रेड। क्योंकि ट्रेड कह के आए थे, बट दे क्या कर रहे थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, पॉलिटिकल फंक्शनिंग कर रहे थे यहाँ पर, तो इस वजह से इसको कहा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है। और धीरे धीरे क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस किया था एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो 3 पॉइंट यू शुड रिमेंबर विद रिगार्ड टू कौन रेगुलेशन एक्ट 1773। पहला चीज़ क्या है, फर्स्ट स्टेप ऑफ रेगुलेशन है ये। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है कि रिकॉग्नाइज पहली बार हुआ था, इट रिकॉग्नाइज द फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी बियॉन्ड ट्रेड। एंड द थर्ड वन इज इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब हम इनके फीचर्स देखेंगे कि प्रोविजंस क्या क्या थे रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, तो लिखते रहिएगा साथ में। ठीक, कि इनके जो फीचर्स हैं एक्ट के, द फर्स्ट फीचर विच इज गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, मैंने बोला ना ये तीसरा पॉइंट को याद रखिएगा, इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एक मेन अथॉरिटी कम से कम होनी चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा कभी कभी पूछ लेते हैं कि कौन थे सबसे पहले गवर्नर जनरल बंगाल, तो वो हमारे थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये नाम जरूर याद रखिएगा कि वॉरेन हेस्टिंग जो है वो सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, एक और पॉइंट इनके लिए ऐड कर लीजिएगा वॉरेन हेस्टिंग के बारे में, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है एजुकेशन में एक स्टेप लिया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम एजुकेशन में स्टेप लिया था जो जिसका नाम था कलकत्ता मदरसा। इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, कलकत्ता मदरसा जो है इन्होंने बनाया था 1781 में। ठीक, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1773 के टाइम में। ठीक है, मतलब और ये 1781 में बनाया था कलकत्ता मदरसा, ये भी PYQ में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैंने वॉरेन हेस्टिंग के बारे में मेंशन कर दिया। ठीक, ओके, पहला हमारा फीचर्स ये था कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। ओके, द सेकेंड वन इज कि मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एंड मद्रास
क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी थी ना, बंगाल की थी, ठीक है, सॉरी बंगाल नहीं, बॉम्बे होगा यहाँ पर, 3 प्रेसिडेंसी ना, मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड द मद्रास सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके अंडर में उनको सबऑर्डिनेट कर दिया कि इसको बॉम्बे को, ठीक, और मद्रास को, ऐसे समझो आप, ये इंडिया है मान लो, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हो गई आपकी कौन सी, बंगाल की प्रेसिडेंसी, ठीक है। यहाँ हो गई आपकी, सॉरी यहाँ पर हो गई आपकी बॉम्बे की प्रेसिडेंसी, और यहाँ की हो गई आपकी मद्रास की प्रेसिडेंसी, ठीक। 3 प्रेसिडेंसी थी ना, तो इनको सबऑर्डिनेट किया गया किसके, बंगाल के, क्योंकि यहीं से ही सारा डीलिंग हो रही थी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन सारा मेन जो हेडक्वार्टर है वो यहीं था। तो इनको क्या किया गया, बॉम्बे और मद्रास को सबऑर्डिनेट किया गया बंगाल से, ठीक। दूसरा पॉइंट ये हमारा हो गया, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, दे फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एंड दे फॉर्म द सुप्रीम कोर्ट, ठीक, जहाँ पर एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए गए थे और 3 अदर जजेस थे, टोटल 4 थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होगा कि एक सीजीआई थे और 3 अदर जजेस थे, क्योंकि समटाइम्स दे आस्क द नंबर्स, ठीक है, कि हाउ मैनी पर्सन्स, हाउ मैनी जजेस आर देयर, ठीक है, इन द रेगुलेटिंग एक्ट मेंशन है, तो 4 थे टोटल, ठीक है। अच्छा, पहले सीजीआई कौन थे हमारे, तो ये भी पॉइंट फैक्ट है, तो याद कर लीजिएगा, एलिजे एलिजल इम्पे करके थे, एलिजल इम्पे, ठीक है, एलिजल इम्पे, गॉट इट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट को जो पावर दी गई थी वो दोनों के पास है, जो आज भी है, ओरिजिनल एंड अपीलेट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जुरिडिक्शन बोल देता हूँ मैं, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखो ओरिजिनल में क्या होता है कि यू कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एक हायरकी है ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जैसे सुप्रीम कोर्ट आता है, ठीक है, फिर हमारा हाई कोर्ट आता है, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट आता है, ठीक है। तो एक हायरकी दिख रही है, सबसे पहला जो है आप जाओगे कहाँ पर, सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट में, फिर उसके बाद अगर वहाँ पर कुछ केस का वर्डिक्ट आया, फिर उसको आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट में, फिर उसको चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो एक हायरकी है। ओरिजिनल का मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, और अपीलेट का मतलब क्या होता है कि एक हायरकी को आप फॉलो करो, ठीक है। यही आपका बेसिक डिफरेंसेस है, ठीक है, गॉट इट। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। दूसरा पॉइंट क्या है कि मेड गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तीसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया था। एंड द फोर्थ वन इज थोड़ा यहाँ पर मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, लेट मी जस्ट अ मिनट, ठीक है। हाँ, तो यहाँ लिखते हैं हम, ठीक है, पेज ऐड कर दिया मैंने। तो हाँ, फोर्थ 3 पॉइंट वी हैव डिस्कस, एंड द फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्रोहिबिट सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम द प्राइवेट ट्रेड। मैंने कहा ना कि इससे पहले क्या करप्शन ज़्यादा हो रहे थे, कि सबका सेल्फिश नेचर, जो भी ऑफिसर्स थे, जो भी स्टाफ था, वो क्या कर रहे थे, वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी उन्होंने रोकना था, करप्शन को भी रोकना था। तो दे प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम द प्राइवेट ट्रेड, कि आप प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट था। एंड द फिफ्थ पॉइंट विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। क्योंकि हर कंपनी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इनको रिपोर्ट करना था, ठीक। दे हैव एम्बेडेड विद द पावर ऑफ रिवेन्यू, इनके पास रिवेन्यू की भी पावर थी, इनके पास सिविल की भी पावर थी, एंड दे हैव द पावर ऑफ मिलिट्री अफेयर की भी पावर थी, ठीक है। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो 24 मेंबर की बॉडी थी, ठीक है, 24 मेंबर की बॉडी थी, ठीक है, गॉट इट। और यही गवर्निंग बॉडी होती कंपनी की, तो जो आपको पता है, ठीक है। तो दे आर द 5 पॉइंट्स विच वी हैव कवर्ड फ्रॉम
फॉर द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो कि 5 मेजर पॉइंट्स की डिस्कशन हुए थे, प्रोविजंस थे। पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग थे। दूसरा पॉइंट क्या था, मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एंड द 3 अदर जजेस थे, टोटल 4 थे। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम क्या है, एलिजे इम्पे। ओके। फोर्थ पॉइंट है हमारा, प्रोहिबिट द सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम द प्राइवेट ट्रेड। एंड द फिफ्थ वन इज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को एम्बेडेड किया गया था विद द पावर ऑफ रिवेन्यू, सिविल एंड द मिलिट्री अफेयर। 24 मेंबर्स की बॉडी थी। दिस इज द 5 पॉइंट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एट 1773। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, ठीक है, अब देखो हर एड्रेस, हर प्रॉब्लम एक ही रेगुलेटिंग एक्ट में तो एड्रेस नहीं हो गई होगी। ठीक है। तो एक सेकेंड अमेंडमेंट होता है, ठीक, इसी में ही वो अमेंडमेंट होता है 1781 में। ठीक, ये आप ऐड कर लेना क्योंकि ये स्लाइड में मेंशन नहीं है, विच आई विल गिव फ्रॉम एक्स्ट्रा सोर्स। ठीक है। तो अमेंडमेंट होता है 1781 में। ओके। अच्छा, यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई थी, क्या रेक्टिफाई किया गया था, तो जो भी लॉज बनेंगे, जो भी लॉ हैं, ठीक है, रिलेट टू टैक्स एंड रेवेन्यू, वो दे नॉट कम, मतलब कि दे नॉट कम इन द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कि उन्होंने ये कहा कि जो भी हम लॉज बना रहे हैं, ठीक है, जो भी हमारे लॉज हैं रिलेटेड टू टैक्स एंड रेवेन्यू से, दे डू नॉट कम इन द जुडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन में नहीं आते हैं। ओके। पहला पॉइंट तो ये डिफाइन किया गया। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा कि जो भी जुडिक्शन है ऑफ सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, उसको डिफाइन किया गया। डिफाइन द सेंस कि विद इन द कलकत्ता ही सिर्फ लगेगा ये। ठीक है। कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो कलकत्ता के ही अंदर में, मतलब उसका बाउंड्रीज सेट कर दी। ठीक है, कि कहाँ तक आप रूल, आपके पावर्स कहाँ तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। दे हैव डिफाइंड, लाइक जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जुडिक्शन अभी कहाँ पर है, तो अभी पूरे इंडिया में है, ऑल ओवर द इंडिया। सुप्रीम जैसे हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट का जुडिक्शन जो है वो एक स्टेट में चलता है पूरा। ठीक है। और इंडिया में किसका चलता है, सुप्रीम कोर्ट का। तो उन्होंने ही यही चीज़ उन्होंने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिक्शन है वो विद इन द कलकत्ता लगेगा। मतलब इसका मतलब ये कि मद्रास पे और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज पे इनका जुडिक्शन नहीं है, एज पर द अमेंडमेंट एक्ट 1781 में। ठीक है। ओके। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया, उन्होंने क्या बताया कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, इन द सेंस कि सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है, वर इम्यून वाइल ड्यूटीज़। कि मान लो जैसे कभी कोई ड्यूटी कर रहा है, ठीक है, ड्यूटीज़ के समय में वॉट एवर दे डू, ठीक है, दे आर इम्यून फ्रॉम द चैलेंज इन द कोर्ट। कि मान लो अगर वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं किसी भी एक सिविलियन का एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वो कर सकते हैं, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है ना, आप कोर्ट में जा ही सकते हो आप, क्योंकि वो अपने ड्यूटीज़ के को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ की बात जो है वो थर्ड वाले में पॉइंट में दी की गई है। ओके। and the one and the most important which is not mentioned in the लक्ष्मीकांत एंड अदर सोर्सेस। तो 2 पॉइंट और हैं जो उन्होंने मेंशन किया है। वो 2 पॉइंट ये हैं कि जजमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो जजमेंट है, अपील्स, जो भी आपने जैसे जजमेंट को चैलेंज करना है तो उसकी जो अपील है वो जाएगी, गोज टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है। ठीक। अब यहाँ पर अच्छा एक चीज़ विच आई हैव मिस्ड, लाइक यहाँ पर कि गवर्नर ऑफ जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब बनाया गया था, तो वहाँ पर एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दी गई थी। ठीक है, उनको एडवाइस करने के लिए। तो 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल यहाँ पर आप मेंशन कर लेना। ठीक है। तो उसी ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ही ये केस जाएगा, किसका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। तो इस चीज़ की भी बात की गई थी। ओके। एंड द फिफ्थ वन इज, इन्होंने कहा था कि जो भी डिसीजंस होंगे,
ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है डिसीजन वो आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, तो अगर कंक्लूड किए जाए कि इस अमेंडमेंट जो हुआ था 1781 में, तो वो किससे रिलेटेड था? वो रिलेटेड था कि जो भी जुरिडिक्शंस होंगे, क्या जुरिडिक्शंस होंगे ऑफ सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जुरिडिक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको डिफाइन किया गया था। तो ये 5 पॉइंट उन्होंने मेंशन की थी। ये 5 पॉइंट आप बहुत अच्छे से लिख लेना अपने पॉइंट में, अपने नोट्स में आप बना लेना। ठीक है, द नेक्स्ट वन जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखते हैं इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इट गेव ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर EIC। तो पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने अभी रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है, हाँ, कि आप ये भी कर रहे हो, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप ये कर रहे हो। तब उन्होंने कंट्रोल पूरी तरह से नहीं लिया था। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना चाहा किसको, EIC को। ठीक है, और एक और पॉइंट यहाँ पर जो कि मेंशन होता है, जो कि कीवर्ड होता है कि ब्रिटिश पोजीशन POSSESSION पोजीशन इन इंडिया, कि भारत में पहली बार ब्रिटिश पोजीशन कब हुआ था। तो यू कैन गो विद द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। ठीक है, तो ये कीवर्ड है। ठीक है, ये कीवर्ड है आपका, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फर्स्ट टाइम। ओके, अच्छा, इसके फीचर्स क्या है, मतलब इसमें प्रोविजंस के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहली चीज़ सबसे पहले जो आई थी उसको डिस्टिंग्विश किया था, डिस्टिंग्विश द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी के जो भी कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उसको डिस्टिंग्विश किया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। पहला पॉइंट है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, क्रिएट BOC। व्हाट इज़ BOC? तो BOC मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यही इंपॉर्टेंट है, लिखा है ना कि ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द EIC। तो इन्होंने ये चीज़ क्रिएट कर दी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया, और एक साथ में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कौन सा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, आप बताओ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए होते हैं? तो ऑफकोर्स की बात है ना, कॉमर्शियल नेचर के लिए होते हैं। तो दे आर गिविंग द फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल नेचर ऑफ द EIC का जो भी कॉमर्शियल था वो कौन रेगुलेट करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या दिया गया, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पॉलिटिकल दिया गया फंक्शन। यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया ना, डिस्टिंग्विश द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। तो अलग अलग फंक्शन कर दिया, तो अलग अलग मेंबर और अलग अलग उनके लिए बॉडी बना दी। पॉलिटिकल के लिए बॉडी बनाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। अब याद कैसे करो, कंफ्यूजन कैसे इसको खत्म करें हम। तो कंट्रोल से याद रखो, कंट्रोल कौन देखता है, पॉलिटिकल नेचर देखता है ना, पॉलिटिकल फंक्शन देखता है। और डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके होंगे, कॉमर्शियल नेचर के होंगे। गॉट इट, कंट्रोल कौन करेगा, पॉलिटिकल, कंट्रोल पॉलिटिकल। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, तो जो भी पॉलिटिकल फंक्शन है या पॉलिटिकल अफेयर्स है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स हैं? तो ये 6 मेंबर बॉडीज़ है, ये भी याद रखना, 6 मेंबर बॉडीज़। 24 मेंबर बॉडीज़ कौन सी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, और हाँ, अभी तक जो हम लोगों ने जैसे कि इससे पहले देखा था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास सिविल भी पावर थी, ठीक है, मिलिट्री पावर थी, ठीक है, रेवेन्यू पावर थी। तो ये तीनों पावर जो है अब किसको दे दी गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दी गई। ठीक है, कि आपके पास रेवेन्यू पावर भी है, आपके पास सिविल पावर भी है, और आपके पास मिलिट्री पावर भी है। ओके, तो ये 3 जो हैं पॉइंट्स पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग ने वी विल कवर द 3 एक्ट्स हेयर।
तो नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होते हैं, वो होते हैं चार्टर एक्ट्स, ठीक है। तो आई विल ऐड वन मोर पेज हेयर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं चार्टर एक्ट्स इवोल्यूशन, ठीक है। ये है जिसमें हम देखेंगे चार्टर एक्ट्स 1813, चार्टर एक्ट 1833 एंड द चार्टर एक्ट 1853, ठीक है। अमेंडमेंट जो है, ये तीनों चार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि PYQs के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो इन तीन चार्टर्स में पूछे जाते हैं। और टॉपिक अभी मैं डिस्कस करूँगा कि किससे जहाँ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो मैं इन्फेसिस उस पर दे दूँगा, ठीक है, समझ जाइएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चार्टर एक्ट जो स्टार्ट होता है वो होता है 1793 का, ठीक है, 1793 का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1813 का, फिर हम देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 का, 1813 का और 1833 का, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हुए थे। सबसे पहला प्रोविजंस आप इसमें लिखिए, ट्रेड मोनोपोली को एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट को कैसे जस्टिफाई करें। अभी तक क्या चला था कि ब्रिटिश क्या कर रहे थे, कंपनी जो थी, कंपनी कॉमर्शियल पे के पूरी तरह से कंट्रोल कर रही थी। किसी और आउटसाइडर्स के लिए उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से ट्रेड बंद किया गया था कि पूरा पोजीशन मोनोपोली जो है हमारी रहेगी। तो इसी को ही उन्होंने क्या कहा कि जो ट्रेड मोनोपोली थी कि उसको 20 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड कर दिया। इन द सेंस कि अभी आप 20 साल और जो है अकेले क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हो, कि इंडिया के साथ आप अकेले ट्रेड कर सकते हो, कोई और के लिए उन्होंने मार्केट खोली ही नहीं, ओपन ही नहीं किया। तो इसका ये मतलब है, ठीक है, कि ट्रेड मोनोपोली हैज़ एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। ओके, द सेकेंड टॉप जो प्रोविज़न था वो था अथॉरिटी ऑफ बंगाल पावर ओवरराइड द पावर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है। कि जो भी बंगाल की अथॉरिटी थी वो क्या कर सकती है, अब ओवरराइड कर सकती थी किसकी, पावर ऑफ बॉम्बे और मद्रास को। गॉट इट। तीसरा पॉइंट इन्होंने जो दिया वो ये था इसके प्रोविज़न का कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं, मेंबर्स कितने थे, 6 मेंबर्स आ गया, ठीक है। उनको जो सैलरी दी जाएगी, पेड द सैलरी फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, उनको जो भी सैलरी दी जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को, वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, ठीक है। एंड जो कमांडर इन चीफ हैं, कमांडर इन चीफ फ्रॉम द EIC, EIC मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो देगा, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं उनको जो सैलरी दी जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी, और जो कमांडर इन चीफ हैं उनको जो सैलरी दी जाएगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी से दी जाएगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये है कि जो रॉयल अप्रूवल मैंडेटेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, जो भी जितने भी गवर्नर्स हैं, ठीक है, प्रेसिडेंसी के, एंड द कमांडर इन चीफ, मतलब आपको अगर गवर्नर जनरल बनाना है, ठीक है, गवर्नर्स बनाने या कमांडर इन चीफ बनाना है, तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए रॉयल अप्रूवल मैंडेट किया गया है, ठीक है। ये फोर्थ प्रोविज़न था। फिफ्थ प्रोविज़न क्या है, फिफ्थ प्रोविज़न ये है कि जो जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भारत को छोड़ नहीं सकते, दे डू नॉट लीव इंडिया विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप भारत नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़, इसको देखो, ये सारे जो प्रोविजंस हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही माइंडसेट को बना के दिया जा रहा है कि करप्शंस को कितना हम कम से कम कर सके, ठीक है। अब इन्होंने जैसे रॉयल अप्रूवल की बात की गई, ठीक है, तो आप करप्शंस को कम करने के लिए तो अप्रूवल की बात की गई है। सीनियर ऑफिशियल भारत नहीं छोड़ सकते, क्यों नहीं छोड़ सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ कि अकाउंटेबिलिटी को उनको इंश्योर करना है। गॉट इट।
And the sixth point is company was empowered to give license to individual, and the company employs to trade इन इंडिया। अगर किसी भी मतलब ऑफिशियल्स को, किसी भी स्टाफ के मेंबर्स को, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को अगर ट्रेड करना है तो उनको लाइसेंस दिया गया था। अच्छा, अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि प्राइवेट जो ट्रेड में काफ़ी इन्वॉल्व हो रहते हैं, क्यों, करप्शंस करने के लिए। अब उन अभी भी कर सकते हैं वो, बट करप्शन ना करें, ठीक है, तो इस वजह से उनको लाइसेंस दिया गया। गॉट इट? ठीक है। एंड द सेवन विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट कि रिवेन्यू फंक्शंस को सेपरेट किया गया फ्रॉम द जुडिशियल फंक्शंस। ठीक है, गॉट इट? तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं चार्टर एक्ट 1793 में हुए थे। कितने हम लोगों ने पढ़े? 7। ठीक है। हालांकि पॉलिटी में आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने 3 ही मेंशन किए हुए हैं, बट ये जो है मैं अपने एक्स्ट्रा सोर्सेज दे रहा हूँ, ठीक है, कि रॉयल अप्रूवल का, सीनियर्स ऑफिशियल्स का, एंड एम्पावरमेंट का, एंड रेवेन्यू फंक्शंस को सेपरेट करने की बात है। ठीक है, तो ओके, 17 चार्टर एक्ट 1793 हमारा कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट वन इज, अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1813, उसमें क्या हुआ था। ठीक, मैं पेन चेंज कर देता हूँ ताकि कॉन्ट्राडिक्ट ना करें स्टेटमेंट्स। ठीक है, चार्टर एक्ट्स 1813 हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, को एबॉलिश किया गया था। तो ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी हैव आस्क्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक ओनली, कि ट्रेड मोनोपोली किस में एबॉलिश किया गया था, किस में एक्सटेंड किया गया था। गॉट इट? तो यू हैव टू जस्ट बी फोकस्ड, पुट एम्फेसिस मोर ऑन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश किया गया था एक्सेप्ट ऑन टी एंड चाइनाज मोनोपोली। चाइना के साथ जो है, मतलब चाइना के जो मोनोपोली हैं, जो भी हम ट्रेड करें चाइना के साथ, उन दोनों को छोड़ के बाकी जो है मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि ट्रेड मोनोपोली एबॉलिश एक्सेप्ट ऑन टी एंड द चाइनाज मोनोपोली। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं। फिर एक पॉइंट और आता है, सोवनिटी ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक, कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की थी, उनकी सोवनिटी इंश्योर कर दी गई थी। ठीक है, सोवनिटी इन द सेंस सुप्रीम हो गए थे कहना से। यहाँ पर अच्छा, एक फर्स्ट टाइम जो है क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउ टू कम एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन, मतलब क्रिश्चियन रिलीजन्स जो हैं उसको प्रमोट कर सकते थे। यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज को पहली बार अलाउ किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं ये। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द फर्स्ट टाइम इन्होंने फोकस किया था किस पे? वेस्टर्न एजुकेशन पे, कि आप एजुकेशंस पे भी उन्होंने बात की थी। किसमें? चार्टर एक्ट 1813 में। ठीक है, और 1 लाख रुपए भी उनको असाइन किया गया था, 1 लाख रुपीज़ असाइन फॉर द वेस्टर्न एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो इन्होंने ये भी दिया था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि लोकल गवर्नमेंट थी, कलेक्ट टैक्सेस फॉर द लोकल डेवलपमेंट। जो विलेज लेवल पे कह सकते हो, विलेज लेवल पे जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी है ना डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट होगी, वो क्या कर सकते हैं, आप टैक्स भी ले सकते थे फॉर द लोकल डेवलपमेंट के लिए। गॉट इट? तो ये पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर इसके चार्टर एक्ट 1813 के। अच्छा, एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है जो कि इसमें मेंशन नहीं है, वो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस थी ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया डिफाइंड फर्स्ट टाइम। पहली बार
कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन थी ब्रिटिश टेरिटरी की भारत में, उसको पहली बार डिफाइंड हुआ था, ठीक है, डिफाइन किया गया था, वो चार्टर एक्ट 1813 में होते। तो चार्टर एक्ट 1813 बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का इसके दो ये प्रोविज़न है जहाँ से PYQ बहुत बनते हैं। अभी हम PYQ भी डिस्कस करेंगे, तो वी विल सी, ठीक है। ये हो गया, हमने चार्टर एक्ट 1793 देख लिया, चार्टर एक्ट 1813 देख लिया, ठीक है। अब चार्टर एक्ट 1833 देखते हैं हम, ठीक। तो मैं थोड़ा सा इसको एक पॉइंट और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं चार्टर एक्ट 1833 डिस्कस करता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं इसको, अच्छा हाँ, चार्टर एक्ट तो बोलते ही बोलते हैं, इसको एक और भी बोलते हैं, ठीक है, सेंट हेलेना, ये भी याद रखना, सेंट हेलेना एक्ट के नाम से भी फेमस है काफ़ी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने प्रोविजंस क्या है कि गवर्नर, अभी जनरल ऑफ बंगाल हमने पढ़ा था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या किया गया, यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किया गया। अभी बंगाल था, अब इंडिया कर दिया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिनको दो पावर दी गई थी, सिविल की पावर इनके पास थी और मिलिट्री की पावर इनके पास थी, ठीक, ओके। सिविल की पावर थी और मिलिट्री पावर थी। अच्छा, तो पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले कौन थे, तो हमारे पहले जो है वो है लॉर्ड विलियम बेंट्रिक, ठीक। आई डोंट नो वाई दे कॉल द लॉर्ड, है ना, बट विलियम बेंट्रिक जो थे कि पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आते हैं, गॉट इट। द सेकेंड वन इज टेक अवे। अच्छा, अब जो गवर्नमेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बन गया, ठीक है, ऐसे समझना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया तो दे आर मोर सेंट्रलाइज ना, और ज़्यादा सेंट्रलाइज हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि टेक अवे द लेजिस्लेटिव पावर फ्रॉम द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इन्होंने क्या कर दिया कि जो बॉम्बे और मद्रास की जो गवर्नर्स थे उनकी लेजिस्लेटिव पावर ही ले ली, क्योंकि अब जो लेजिस्लेटिव पावर कौन है, क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी बैठ चुकी है ना वहाँ पर, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बैठ चुका है, उसका जो लॉ होगा वो सबके लिए लगेगा, गॉट इट। तो इस वजह से इन्होंने लेजिस्लेटिव पावर भी ले ली। दूसरा पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो है वो लिमिट किया गया है EIC को एज अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कि आप पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह फंक्शन करिए, ठीक है। कॉमर्शियल बॉडी की तरह आप खत्म कर दीजिए अपना काम, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली हमारी देखा गया मैंने एबॉलिश हो चुकी थी। अच्छा, ये क्यों हुआ, क्योंकि ट्रेड मोनोपोली हमारी खत्म हो चुकी थी, मैंने कहा ना। तो इसका फोर्थ पॉइंट यही है कि एंड द ट्रेड मोनोपोली इन टी एंड विद चाइना। अभी तक जो चाइना और टी की बात थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दी, ठीक है, मतलब ओपन हो गया था मार्केट, ओके। द फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, अपोज किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। अब देखो यहीं से ही सिविल सर्वेंट की स्टार्ट हुई थी, ओपन कंपटीशन, ठीक है, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट के सिलेक्शंस के लिए क्या किया गया, उन्होंने पूरी तरह से रोकने की कोशिश की, ठीक है, कि COD ने, किसने, COD ने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। अच्छा, ठीक है, ये 5 पॉइंट जो है दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बट दे आर अदर प्रोविजंस विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर द 1833 चार्टर एक्ट, तो वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। 6 पॉइंट है, एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था, लॉ मेंबर फर्स्ट टाइम, ठीक है, लॉ मेंबर वॉज एडेड, ठीक, टू द गवर्नर जनरल काउंसिल। अभी हम लोगों ने काउंसिल पढ़ी थी ना, वही उसी के काउंसिल की बात कर रहे हैं, ठीक है, काउंसिल, ठीक, किसके लिए, एडवाइस के लिए, जो भी एडवाइस देनी है एज पर द लीगल्स, जो भी एडवाइस होती है उसके लिए लॉ मेंबर को भी ऐड किया गया था, ठीक। 7th पॉइंट हमारा आता है कि जो इंडियन लॉज, पहली बार इंडियन लॉज को क्या किया गया था, कोडिफाइड किया गया था, कोडिफाइड, ठीक। तुम आपने सुना होगा कौन सा
आई फॉरगेट द नेम, CPC IPC 1834, गॉट इट, समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू, तो ये यहीं से आया था, ये यहीं से, ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट से आया था, ठीक है। एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट इज कि क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है एक बार, एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या लिया, स्टेप लिया था एक, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ स्लेव्स। अब वो एक PYQ में पूछ चुके हैं, तो स्लेव्स वो कौन सा था, बाय द एक्ट ऑफ 5th, एक एक्ट 5 करके एक वो है जो कि हुआ था 1843 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो वहाँ पर स्लेव्स को एबॉलिश कर दिया गया था एक्ट 5th के अकॉर्डिंग। बस हाँ, स्लेव की बात किस में की गई थी, तो 1833 के चार्टर एक्ट में बात की गई थी। ये जो हैं सारे प्रोविजंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ से PYQ क्वेश्चन बन चुके हैं, जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है पहला पॉइंट से, ठीक है। एंड एक ये पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद भी एक एक्ट है, चार्टर एक्ट, वो भी है 1853 का, तो हम उसको भी डिस्कस करते हैं, ठीक ठीक है। चार्टर एक्ट 1853 में वी विल डिस्कस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस हुए थे, ओके। इसमें प्रोविजंस जो हुए थे, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, जो अभी अपोज कर रहे थे उनको, बोर्ड ऑफ, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना यहाँ पर कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो अपोज कर रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन कंपटीशन को, ठीक है, सिविल सर्वेंट को। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है। यहाँ पर एक कमिटी बनती है विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज़ मैकेले कमिटी, ठीक, मैकेले कमिटी 1854 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पहला पॉइंट है ये। दूसरी चीज़ क्या किया गया था कि यहाँ पर सेपरेट कर दी गई थी लेजिस्लेटिव, क्योंकि अभी था लेजिस्लेटिव फंक्शन को लिया गया था, गॉट इट। हमने इससे पहले देखा ना कि यहाँ पर क्या किया था, लेजिस्लेटिव फंक्शंस को इन्होंने ले लिया था, ठीक। अभी था लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था कि जहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी एक ही है, ठीक है, और लेजिस्लेटिव भी एक ही है। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बाइफर्केट किया कि आप अलग अलग पावर को दे सकते हो। तो यहाँ सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, गॉट इट। तो अभी इस दो फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया है, गेट इट। तो यहाँ पर 6 प्रोवाइड किया गया, एक 6 मेंबर की काउंसलर्स बनाया, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसलर्स बनाए गए, ये तीसरा पॉइंट है आपका, ठीक है। काउंसलर बनाए गए टू द काउंसिल्स के लिए, ठीक है, काउंसिल के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए बेसिकली, ठीक। अच्छा, 6 मेंबर थे। अब 6 में से जो थे, 6 में से मतलब आउट ऑफ 4, ठीक, 4 मेंबर्स जो थे वो अपॉइंट बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल एंड आगरा, यहाँ से अपॉइंट थे, ठीक है। तो ओके, गॉट इट। एंड द फोर्थ प्रोविजन इज एक्सटेंड किया गया कंपनी के रूल को, क्योंकि अब क्या हो रही थी, कंपनी के जो रूल थे, क्योंकि पूरा कंट्रोल हो चुका था किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो उन्होंने कहा कि कंपनी के रूल को हटाया जाए ना, कंपनी को हटाया जाए, अब डायरेक्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो उसी से यहाँ पर रिलेटेड है कि एक्सटेंड द कंपनी रूल, बट पीरियड उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कितने तक रहेगा, ठीक है, पीरियड आर नॉट डिफाइंड, ठीक है, इन्होंने पीरियड नहीं बताया, गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट ये है हमारा, कहता है कि इंट्रोड्यूस, एक नेक्स्ट जो है, इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अच्छा, यहीं पर ही गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दी जाती है, गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दी जाती है, ये आप एक्स्ट्रा एडिशन कर लेना कि यहाँ पर वीटो की पावर की बात की गई थी, ठीक, ओके, गॉट इट, ठीक है। ये सारे जो है प्रोविजंस हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा मैकेले कमेटी वाला, ठीक है, सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को, 6 मेंबर्स की काउंसिल्स बनाई गई थी काउंसिल के लिए, एक्सटेंड किया गया कंपनी के रूल को, इंट्रोड्यूस द लोकल रिप्रेजेंटेशन, गॉट इट। तो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ द चार्टर एक्ट 1853। अब यहाँ पर आता है, अब देखो हिस्ट्री में
थोड़ा बैकग्राउंड में बताता हूँ हिस्ट्री में, उस समय का क्या सिनेरियो चल रहा था। उस समय में आए थे आपके लॉर्ड डलहौजी, ठीक, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लेके आए थे, आपको पता है, गॉट इट, ठीक है। तो अब उस समय में ही उनकी कुछ पॉलिसीज़ थी, राइट, जैसे कि कार्टिलेज वाली आपने सुनी होगी, बहुत फेमस है, जो कि इमीडिएट कॉज बनता है 1857 का। तो 1857 का यहाँ पर रिवोल्ट हो गया था। तो जब रिवोल्ट होता है तो उसके बाद जो है फिर एक्ट आता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। तो वो आता है 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसे बोलते हैं, ठीक। तो अब जो है यहाँ से ये सेकंड फेज स्टार्ट होता है, समझ लो, कह सकते हो सेकंड फेज है, पार्ट सेकंड है, क्योंकि पास्ट फर्स्ट तक हम लोगों ने देखे ये रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 तक, ठीक है। अब 1858 से जो है वो 1947 तक जाएगा। वी विल डिस्कस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो बताइएगा कि आपको इंटरेस्ट अगर आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल या 2 साल में एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है यहाँ से, ठीक है, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे सीएससी हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे सीएसएफ हो, या स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो मैं ऐसे ही पॉलिटिक्स के सेशंस लाता रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू सपोर्ट इट, एंड इफ़ यू रिकमेंड, इफ़ यू हैव एनी ड्रॉबैक विच इज़ आपको जो लग रहा है यहाँ पर, तो यू कैन गिव मी, ठीक है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्त साथियों।